बच्चों, आज हम गुंजन हिंदी पाठमाला क्लास 7th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नदी, जो कि एक कविता है। इस कविता के कवि का नाम है श्याम नारायण पांडे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे। श्याम नारायण पांडे का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के डुमराव गांव में हुआ था। इनकी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है। इन्होंने 4 महाकाव्यों की रचना की, जिनमें हल्दी घाटी और जौहर विशेष रूप से चर्चित रहे। हल्दी घाटी के लिए इन्हें देव पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1991 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे हमारे कविवर श्री श्याम नारायण पांडे जी, जिन्होंने यह कविता लिखी है। बच्चों, अब मैं आपके सामने यह कविता पढ़ूंगी और इसका सलाट करूंगी। प्रस्तुत कविता में नदी के संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी बताई गई है। पर्वतों चट्टानों से लड़ती हुई नदी अपने किनारे बसे शहरों गांवों को जीवन देती है, देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है, माँ की तरह दुलारती है तो रौद्र रूप दिखाकर हमें यह डराती भी है। इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बहती हुई निरंतर या अंत में सागर में मिल जाती है। क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में रहती हो। प्रस्तुत इन पंक्तियों में कवि यह कहते हैं कि हे नदी, तुम लगातार क्यों बहती रहती हो, कुछ देर रुककर आराम तो कर लो। मैंने तो तुम्हें जब भी देखा है तुम हमेशा दौड़ धूप में ही लगी रहती हो। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो, संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। बच्चों देखो, इसमें कुछ शब्द आए हैं, पहले हम उनका अर्थ जानें। तटबंधों, तट मीन्स होता है किनारा, नदी के किनारे की सीमा। नदी का जो किनारा होता है उसे कहा जाता है तटबंधों। उसके बाद दिया हुआ है स्रोत, स्रोत होता है माध्यम, जरिया। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो, संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। अब इन पंक्तियों में कवि यह कहते हैं कि तुम्हारी लहरें लगातार तटबंधों से टकराती हुई मानव जाति को यह संदेश दे जाती हैं कि संघर्ष ही जीवन का स्रोत है। भूधराकार चट्टानों को लड़ लड़ तोड़ दिया तुमने, पर्वत समरस मैदान बने रुख अपना मोड़ दिया तुमने। बच्चों, इनमें देखिए कुछ शब्द आए हुए, पहले हम उन्हें देख लेते हैं। भूधराकार मीन्स होता है पर्वत के आकार के समान, और समरस, समरस मतलब होता है एक ही समान, एक जैसे। भूधराकार चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने, पर्वत समरस मैदान बने रुख अपना मोड़ दिया तुमने। इन पंक्तियों में कवि यह कहते हैं कि तुमने अपना रास्ता बनाने के लिए अपनी ताकत से विशालकाय चट्टानों को तोड़कर सपाट मैदानों में बदल दिया है। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया, ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा प्यार दिया। उपरोक्त इन पंक्तियों में कवि यह कहते हैं कि जहाँ एक ओर ताकतवर लोगों का मुकाबला तुम ताकत से करती हो, वहीं दूसरी ओर कमज़ोर व्यक्तियों को स्नेह और दुलार देकर फसलों को नया जीवन देती हो। पानी के बिना क्या फसल हो सकते हैं? नहीं। तो पानी हमें कहाँ से मिलता है? नदी से। हे क्रांति शांति की पयस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ। बच्चों देखो, इसमें एक शब्द आया है
पैस्विनी। पैस्विनी मतलब पै मिस होता है दूध, और यश्विनी मतलब होता है देने वाले, दूध देने वाले। हे क्रांति शांति की पैश्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ। अब इन पंक्तियों में कवि यह कहते हैं कि हे नदी, तुम्हारे किनारे अनेक क्रांतियाँ हुई हैं और संधियाँ भी तुम्हारे तट पर ही हुई हैं। तुम्हें मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष कहूँ या फसलों का जीवन कहूँ, क्योंकि तुम्हारे जल के बिना तो हरियाली की कल्पना भी असंभव है। पानी के बिना हरियाली हो सकती है? नहीं ना। तो पानी के बिना, नदी के बिना वो हरियाली की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गाँवों को भी प्यारी हो, दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी हो। महतारी मीन्स होता है माता, माता को महतारी कहते हैं। तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गाँवों को भी प्यारी हो, दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी हो। तो इन पंक्तियों में कवि यह कहते हैं कि तुम शहर और गांव दोनों को एक समान प्रेम करती हो, दोनों का माँ के समान लालन पालन करती हो। नंगल भाखड़ा रिहंद आदि तेरे जाए हैं छौने हैं, तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बौने हैं। जाए मिस होते हैं जन्म दिए हुए, और छौने मीन्स बालक। उसके बाद में है बौने। बौने मीन्स होते हैं कद में छोटे। तो इन पंक्तियों में कवि यह कहते हैं कि नंगल भाखड़ा रिहंद आदि तेरे जाए हैं छौने हैं, तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बौने हैं। अर्थात तुम्हारे तट पर बने जो यह भाखड़ा, नंगल, रिहंद आदि बात तुम्हारे बच्चों की जैसे ही हैं, जैसे तुमने ही इन्हें जन्म दिया है। तुम इतनी महान हो कि विशालकाय पर्वत भी तुम्हारे सामने छोटे ही लगते हैं। घर घर में बिजली बन कर के रोशनी बांटने जलती हो, कल और कारखानों में तुम धड़कन भरती हो, चलती हो। कल मीन्स होता है मशीन। मशीन कहाँ होती है? कारखानों में। तो कवि इनमें यह कहते हैं आगे कि तुम्हारी जो तट पर बने बांधों में से जो बिजली हमारे घरों में आती है, उसी से हमारा घर रोशन होता है। मशीनों और कारखानों की धड़कन भी तुम ही हो, अर्थात तुम्हारे जल से ही हमारी आर्थिक उन्नति संभव हो पाई है। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन, तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रूठ गई रूठा जीवन। उत्थान मतलब होता है उठना, पतन मतलब होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन, तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रूठ गई रूठा जीवन। प्रस्तुत इन पंक्तियों में कवि यह कहते हैं कि तुम्हारे तट पर न जाने कितनी संस्कृतियों का उद्भव हुआ है और न जाने कितनी संस्कृतियाँ उजड़ गई हैं। ये कहानियाँ तुम्हारी लहरों पर छपी हुई हैं। जिन देशों ने तुमको पाया वे ऊंची उठी महान बने, सब मिला मगर तुम न मिली तो उजड़ी रेगिस्तान मिले। पानी के बिना कुछ भी संभव हो सका है? नहीं ना। तो इन पंक्तियों में कवि यह कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि तुम्हारा अस्तित्व है तो सब कुछ है, अगर तुम ही नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। मानो पूरा
सब कुछ हमसे रूठ चुका है, जीवन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जिन देशों से होकर तुम्हारा अमृत रूपी जल बहा, उन्होंने खूब प्रगति की, खूब महान बने वो, उनकी खूब उन्नति हुई। लेकिन जिन देशों में तुम नहीं हो, वह देश उजड़ गए हैं, वहाँ जल नहीं है, वो देश रेगिस्तान बन गए हैं। सैलाब रूप धारण कर तुम उफनाती हो, जब लहर लहर पुल सड़क रेल बह जाते, थर थर करते हैं गांव शहर। सैलाब में होता है बाढ़। सैलाब रूप धारण कर तुम उफनाती हो, जब लहर लहर पुल सड़क रेल बह जाते हैं, थर थर करते हैं गांव शहर। इन पंक्तियों में कवि यह कहता है कि जब भी तुम्हारा जल बाढ़ के रूप में उफनाता है तो उसके वेग से पुल, सड़कें, रेल सभी कुछ बह जाते हैं। गांव और शहर तुम्हारा रौद्र रूप देखकर थर-थर कांपने लगते हैं। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। व्यापकता मीन्स होता है विस्तार, फैला हुआ। फिर सागर की व्यापकता में सागर कैसा होता है? व्यापक होता है। मिल जाती हो, खो जाती हो, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। तो कवि इन पंक्तियों में यह कहते हैं कि अपनी लंबी यात्रा के बाद तुम सागर के विस्तार में खो जाती हो। सागर तक पहुंचना ही तुम्हारा लक्ष्य है और सागर में मिलकर तुम स्वयं लक्ष्य बन जाती हो, यानी उससे मिलकर तुम स्वयं ही सागर बन जाती हो। बच्चों, तो ये थी हमारी कविता नदी, जो कि मैंने आपको समझाया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस कविता को चित्र के साथ लिख लेना है। मतलब आपको कविता भी लिखनी है और चित्र भी बनाना है। उसके बाद कविता का सारांश लिखना है, फिर कवि परिचय लिखना है, उसके बाद में आपको कठिन शब्द लिखना है और फिर आपको शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ के बाद में आपको वाक्य बनाओ, इतना आपको लिखना। उसके बाद हम काव्यबोध भी करेंगे।